ध्यान दीजिएगा, अंतिम दिन बताए थे क्या कि कोई भी पदार्थ, कोई भी मेटल बहुत सारे द्विध्रुवों से बना हुआ होता है, लेकिन सारे द्विध्रुव बाहरी तापमान के कारण या अन्य कारणों से क्या होते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में रेंडम मोशन में रहते हैं। सारे क्या रहते हैं? अलग अलग डायरेक्शन में रेंडम मोशन में रहते हैं। इसीलिए हम लोग सामान्य स्थिति में किसी भी मेटल का जो द्विध्रुव आघूर्ण का बात करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का, एमनेट का, ये एमनेट कितना होता है? 0 होता है। बात समझ में आ रहा है? एमनेट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि सारे द्विध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब इसी मेटल पर हम लोग क्या किए थे? एक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर देंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने का मैं आपको पिछले दिन 2 तरीका बताया था कि या तो इस मेटल को आप क्या करिए, किसी बड़े से चुंबक के संपर्क में रख दीजिए, या तो दूसरा काम क्या करिए कि इस मेटल पर आप क्या करिए, कुंडली लपेट दीजिए, तार की कुंडली लपेट दीजिएगा। और जब तार से धारा प्रवाह करवाइएगा तो ये जो कुंडली है ये सोलेनाइड के जैसा बिहेव करेगा, और सोलेनाइड के बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि ये जो छोटा छोटा द्विध्रुव है, जैसे ही इस पर हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा लगाएंगे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही लगाएंगे तो भाई मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम लोग कोई डाइपोल को रखते थे, किसी भी डाइपोल को रखेंगे NS को, तो ये NS पर क्या होगा? एक टॉर्क लगेगा, इसको घुमाना शुरू करेगा। तो टॉर्क लगेगा, इसको घुमाना शुरू करेगा, तो ये जो सारे डाइपोल अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे थे, ये लगभग क्या हो जाएंगे? सारे सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। एग्जैक्टली नहीं आ पाता है, लेकिन लगभग लगेगा क्या कि ये सारा कैसे डायरेक्शन में आ गया है? सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है? अब ये कितना हमको चाहिए? अधिक से अधिक ध्रुवन चाहिए इसमें, कि इसमें पोलैरिटी जो है उसे अधिक से अधिक मेंटेन हो, एकीकृत जो हो वो अधिक से अधिक हो। तो इसको करने के लिए भी कुछ तरीका है। तरीका क्या है कि सराउंडिंग का तापमान अगर आप घटा दीजिएगा, तो सराउंडिंग का तापमान घटा दीजिएगा तो इसके अंदर में जो एटम्स का वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन क्या होगा? स्लो हो जाएगा। और वाइब्रेशन स्लो हो जाएगा तो ये घूमना क्या हो जाएगा? घूमना अच्छा हो जाएगा। वाइब्रेशन के कारण डिस्टरबेंस है इसमें, और वाइब्रेशन अगर कम हो जाएगा तो ये सारे का अलाइनमेंट जो है ये सारा एक रूप होने में आसान होगा आपको। एक तो तापमान को आप कम करके कर सकते हैं, और दूसरा ये जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र आपने लगाया है ये जितना स्ट्रांग रहेगा उतना अच्छा चुंबक के जैसे व्यवहार करेगा। तो अब देखिए कि जब हम चुंबक से दूर ले जाते हैं किसी लोहे के पदार्थ को, तो जैसे ही हम दूर ले जाते हैं तो ये चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे हम नजदीक लाते जाते हैं इस पर बल का मान क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो बल का मान बढ़ता जाता है तो जितना नजदीक रहेगा उतना तेज खींचेगा। बात समझ में आ रहा है? तो होता क्या है आखिरकार? देखो कि अगर यहाँ पर एक चुंबक रखेंगे तो इस चुंबक से जैसे जैसे दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? घटता जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र घटता गया, इस लोहे को हम नजदीक ला रहे हैं, धीरे धीरे अधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में आ रहा है। तो अधिक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में आ रहा है तो इस लोहे में जो डाइपोल ऐसे रेंडम मोशन में है ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? एकदम सीधा होते चले जा रहे हैं। तो नजदीक आता जाएगा तो उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, और ये बाहरी मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ेगा इसका अलाइनमेंट उतना अधिक अच्छा होगा, और जितना अधिक अच्छा अलाइनमेंट होगा रिजल्टेंट हमको उतना ही बढ़िया मिलेगा। रिजल्टेंट उतना बढ़िया मिलेगा तो ये और ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें मैं आपको बोला था क्या कि 2 फैक्टर काम करता है इस पे, कि अगर हम लोग बी नेट लिखना चाहेंगे तो एक बात करते थे किसका? बी इंटरनल फैक्टर का, और एक बात करते थे किस चीज का? बी एक्सटर्नल फैक्टर का। कि बाहरी कारण और आंतरिक कारण। आंतरिक कारण क्या है? तो इस डाइपोल का एकीकृत दिशा में होना, ये क्या है? आंतरिक कारण। और बाहरी कारण क्या है? कि ये जो मैंने बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाया है ये क्या है? बाहरी कारण है। तो इसमें आंतरिक कारण का नाम जो है, आंतरिक कारण का नाम जो है सो हम लोग क्या रखे थे? आई रखे थे। और जो बाहरी कारण का नाम रखे थे हम लोग वो क्या रखे थे? एच रखे थे। और इसी दोनों कारण में मैं आपको बोला था क्या कि जो बी नेट होता है ये बी नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई प्लस एच के। और यहां से हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, बराबर में बदलते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट आई प्लस एच
जहां पर म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता है। बात समझ में आ रहा है? चुंबकशीलता है कहाँ की, निर्वात की। कहाँ की चुंबकशीलता है, निर्वात की। इतनी बातों पर हम लोग पिछले दिन तक चर्चा कर लिए थे। अब तुम देखो कि मैं अभी क्या बोला कि ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का मान हम जितना बढ़ाएंगे, अंदर का अलाइनमेंट उतना ही धीरे धीरे सीधा होता जाएगा। देखो ये अचानक ऐसे से ऐसे नहीं हो गया, हम धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाए हैं, ये सीधा होता गया है, लेकिन अभी भी 100% सीधा। लेकिन अगर हम यहां पर बी का मान और बढ़ाएंगे तो ये और अधिक टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, और अधिक टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा तो ये और अधिक सीधा होगा, और अधिक जितना सीधा होगा, मान लो कि दो वेक्टर है, एक ऐसे और ऐसे, तो नेट मैक्सिमम मिलेगा जब सेम दिशा में है तब। लेकिन अगर ऐसे है और ऐसे है तो रिजल्टेंट कमजोर मिलेगा थोड़ा सा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये थीटा, थीटा कहां से होगा, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ना साइन थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू आएगा, और 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगा, प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट ओवरऑल कैसा मिलेगा, कमजोर रिजल्ट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब दोनों ठीक एक दिशा में रहेगा तो हमको रिजल्ट कैसा मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट। तो हम बी का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये अंदर भी सीधा होता जा रहा है, और अंदर जितना सीधा होगा इसका आंतरिक फैक्टर उतना क्या हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा बात आप यहां से यह भी कह सकते हैं कि अगर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत किया जाए तो आंतरिक कारण के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर बाहर घटा देंगे तो आंतरिक के कारण भी क्या होगा, घट जाएगा। क्यों कि ये अलाइनमेंट, हम मान लो चुंबकीय क्षेत्र लगाए 1 टेस्ला, 1 टेस्ला लगाए थोड़ा सा सीधा होगा, 2 टेस्ला लगाए और ज्यादा सीधा होगा, 3 टेस्ला लगाए और ज्यादा सीधा होगा। धीरे धीरे इसकी स्ट्रांगनेस बढ़ते बढ़ते एक समय में ऐसा देखा गया। अब ऐसा जब देखा गया तो ये एक चुंबक के जैसा व्यवहार कर रहा है, जिसमें दो चीजें हैं कि इसका कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है बी नेट, ये एक आंतरिक कारण पर निर्भर कर रहा है और दूसरा बाहरी चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। तो आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आई बोले थे, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या बोले थे, दोनों ही क्या है, वेक्टर। अब आप देखिए कि जैसे जैसे हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो रहा है। तो अगर बी नेट का बात करें तो आंतरिक से भी ज्यादा होगा और बाह्य से भी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद बी नेट आ रहा है। तो बी नेट आंतरिक अगर केवल बात करें तो इंटरनल से ज्यादा, अगर हम बाह्य का बात करें तो एक्सटर्नल से ज्यादा। बात समझ में आ रहा है? मतलब कुल बल इस दोनों से ही ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि मैं आपको क्या कहा कि आंतरिक कारण के कारण जो आपका आंतरिक प्रभाव है, जो आपका आंतरिक प्रभाव है, वो आंतरिक प्रभाव जो है, वो आंतरिक प्रभाव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, जिस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आप क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आप बोलते हैं आई। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है किसके कारण, आंतरिक कारण से। आंतरिक कारण से जो तीव्रता है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो बाह्य कारक, जो आपका बाह्य कारक है, बाहर वाला जो कारक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एच पर निर्भर कर रहा है। एच पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। मतलब जैसे जैसे हम लोग बाह्य फील्ड को बढ़ाएंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएंगे, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र भी इसका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा बात ये हुआ भाई साहब कि जो एच है, जो एच है, एच बाह्य कारक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के, इंटरनल कारक के, आंतरिक कारक। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि जब हम यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, जब हम यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो ये एच इक्वल टू में बदलेगा, और यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं एक्स आई, और ये एक्स को स्टाइल मार के थोड़ा लिखे हैं और इसको पढ़ा जाता है क्या, जीटा। इसको क्या पढ़ा जाता है, जीटा। जैसे अल्फा पढ़ते हैं ना ए को, बीटा पढ़ते हैं ना बी को ग्रीक में, ऐसे ही एक्स को क्या पढ़ते हैं, जीटा पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक्स को क्या पढ़ेंगे, जीटा, जीटा आई। जहां पर जो है, जहां पर जो है, जहां पर जो आपका जीटा है, ये एक्स को जीटा पढ़ना, ठीक ना। मैं एक्स लिखूंगा, इस एक्स को क्या पढ़ोगे, जीटा, क्योंकि मेरे से लिखने नहीं आ रहा है जीटा, उतना स्टाइल मार के। जहां पर जीटा जो है, जहां पर जीटा एक नियतांक है, क्या है, जीटा एक नियतांक है। और नियतांक है तो ये कैसा नियतांक है ये भी लिख लेते हैं,
जहां पर जीटा एक बीमाहीन नियतांक है, जहां पर जीटा एक कैसा नियतांक है, बीमाहीन नियतांक है। क्यों बीमाहीन नियतांक है भाई साहब, क्योंकि कल ही हम लोग पढ़े थे क्या कि जो आई का मात्रक होगा वही एच का मात्रक होगा, जो आई का मात्रक होगा वही एच का मात्रक होगा। तो अगर जीटा इक्वल टू लिखेंगे तो एच बाई कितना हो जाएगा, मात्रक से मात्रक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं बचेगा, इसका कोई बीमा भी नहीं बचेगा। अब इस जीटा के बारे में कहा क्या कि ये जीटा जो है, ये जीटा आपका कैसा राशि है, तो एक बीमाहीन नियतांक है। और इस बीमाहीन नियतांक को जो है, इस बीमाहीन नियतांक को जिसे जिसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं या प्रकृति कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति, जिन्हें हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और इसका अलग अलग नाम अलग अलग जगहों पर मिलता है। एनसीईआरटी प्रवृत्ति का उपयोग करता है, कई और किताब इसको चुंबकीय सुग्राहिता भी यहाँ पर उपयोग करता है। कि क्या, चुंबकीय सुग्राहिता, बात समझ में आ रहा है बात। तो कई किताबें इसका उपयोग करते हैं इस जीटा का, कि जीटा के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि जीटा एक बीमाहीन नियतांक है, जिसको किस नाम से जानते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता के नाम से जानते हैं। जीटा बीमाहीन मात्रक है, जीटा मात्रकहीन भी है, क्योंकि एच और आई का अनुपात होगा, और एच और आई दोनों का ही मात्रक एक ही जैसा, तो एक ही जैसा मात्रक, तो मात्रक से मात्रक क्या होगा, कट जाएगा, और इसका कोई मात्रक बचेगा नहीं। अब आइए थोड़ा सा इससे आगे कि हम लोग जाने एच इक्वल टू जो है सो जीटा आई होता है। एच इक्वल टू कितना होता है, जीटा आई, या इसको थोड़ा अगर उल्टा करके लिख लें तो आई प्रोपोर्शनल एच भी आप लिख सकते हैं। इसको अगर थोड़ा सा उल्टा करके लिख लें तो आई प्रोपोर्शनल एच भी लिख सकते हैं, और आई इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, आई इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, जीटा एच। बात समझ में आ रहा है, दोनों बात एक ही जैसा है। अब देखिए कि अभी जो हम लोग लास्ट में जो समीकरण पढ़े थे, लास्ट में हम लोग समीकरण क्या पढ़े थे, लास्ट में समीकरण पढ़े थे कि जो बी नेट होगा, जो बी नेट होगा, ये बी नेट बराबर होगा किसके, तो म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच के। क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच के। अब देखिए कि यहां से अगर हमको बी नेट लिखने का मन हो तो म्यू नॉट इंटू आई को हम लोग जीटा एच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आज जीटा एच और प्लस एच लिखेंगे तो इस दोनों में से देखिए कि जो बी नेट में से आएगा, ये म्यू नॉट बाहर है ही, और इस दोनों में से अगर हम एच कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, जीटा प्लस। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1। क्या बोले हम भाई कि जैसे जैसे हम लोग बाह्य कारक को बढ़ाएंगे आंतरिक कारक भी बढ़ेगा। क्यों कि बाहर से जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, इसका अलाइनमेंट और अच्छा होता जा रहा है, और जितना अच्छा अलाइनमेंट होगा रिजल्ट हमको उतना ही बेहतर मिलेगा। तो रिजल्ट जितना बेहतर मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग ये सब चीजें पिछले दिन तक पढ़े। तो इसमें हम पिछले दिन ये पढ़े थे कि दोनों के समानुपाती होता है बी नेट, लेकिन हम आज देखे कि आंतरिक कारण के बढ़ाने से बाह्य कारण भी प्रभावित हो रहा है। तो आंतरिक कारण को तो हम अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम बाहर से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। तो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र हम जितना बढ़ाएंगे उतना मेरा आंतरिक कारक भी क्या होगा, बढ़ेगा, आंतरिक क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां से हम लोग एक बात निकाले क्या कि जो आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एच के, मतलब आंतरिक कारक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। यहां से प्रोपोर्शनल को हटा करके बराबर में बदले एक टर्म आया जीटा। जीटा क्या है, एक बीमाहीन नियतांक है, जिसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आई के जगह पर जीटा एच का वैल्यू हम पिछले वाले इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट किए, और हमको ये एक रिलेशन मिला। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि मान लीजिए ये कि हम जो चुंबकीय क्षेत्र लपेटे हैं वो किसी मटेरियल पर लपेटे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो, कोई मटेरियल हो ही नहीं, कोई मटेरियल नहीं हो, हवा भी नहीं हो, निर्वात हो। बात समझ में आ रहा है। यदि जिस मटेरियल पर मान लीजिए कि इसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, और हमने इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया ऐसे करके क्वाइल लपेट करके, चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाया है बी एक्सटर्नल एच जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एच जिसको बोलते हैं, और हम एक जादू लगाए और अंदर से इसको कर दिए पूरा का पूरा गायब। अंदर से इसको क्या कर दिए, पूरा का पूरा गायब। इसके अंदर अब कुछ नहीं है, मटेरियल ही नहीं है, वैक्यूम है।
वैक्यूम है। यदि मटेरियल क्या है, निर्वात है, कुछ है ही नहीं, तो मटेरियल में कुछ है ही नहीं तो डायपोल भी, तो हम बाहरी कारण लगाएंगे तो सीधा कौन होगा, कोई नहीं सीधा होगा। तो जब अगर हम बात करेंगे निर्वात के लिए, ध्यान देना कि यदि माध्यम निर्वात हो, ध्यान देना कि यदि हम बात करें किस चीज का, माध्यम का, और माध्यम के बारे में कहे क्या कि यदि माध्यम निर्वात हो, यदि माध्यम क्या हो, निर्वात हो, तो यदि माध्यम निर्वात होगा तो आप देखिए कि बी नेट इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, बी इंटरनल और प्लस क्या, बी एक्सटर्नल। बी इंटरनल को हम लोग लिखे थे कितना, बी नेट इक्वल टू हम लोग लिखे थे कितना, म्यू नॉट इंटू आई प्लस एच, लिखे थे कि नहीं। अब देखिए कि इसी बी नेट को जो हम लोग लिखेंगे, ये बी नेट को कितना लिखेंगे, म्यू नॉट आई और प्लस म्यू नॉट कितना, एच। अब बताओ कि अंदर में कोई मटेरियल ही नहीं है, तो अंदर में कोई चुंबकीय क्षेत्र बनेगा क्या, आंतरिक कोई कारण तो नहीं होगा। तो निर्वात जब होगा, तो निर्वात होगा तो अंदर में कोई डायपोल ही नहीं होगा, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई का मान 0 होगा तो ये पूरा म्यू नॉट आई कितना हो जाएगा, और जो बी नेट बचेगा इस केस में, बी नेट बचेगा कितने के बराबर में, म्यू नॉट एच के बराबर में। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो यहाँ पर निर्वात के लिए जो हम लोग बी नेट लिखे हैं, तो निर्वात के लिए हम लोग यहाँ पर नेट का यूज नहीं करेंगे, निर्वात के लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे नॉट का, जो हर जगह करते आए हैं। बात समझ में आ रहा है? तो बी नॉट जो यहाँ मिला वो किसके, म्यू नॉट एच के बराबर में। तो मान लो कि यदि कोई पदार्थ है ऐसा, तुम ध्यान देना, यहाँ म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता थी, एप्सिलॉन नॉट जो है तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता थी। तो अगर हम माध्यम बदलते थे तो वहां पर भी परमिटिविटी बदलता था, एप्सिलॉन एम होता था। तो यहां पर भी अगर हम निर्वात के जगह किसी माध्यम का बात करेंगे, अगर हम निर्वात के जगह किसी माध्यम का बात करेंगे, किसी माध्यम का बात करेंगे, किसी माध्यम जिसकी चुंबकशीलता, किसी माध्यम जिसकी चुंबकशीलता का अगर हम बात करें, तो जिसकी चुंबकशीलता जो है, जिसकी चुंबकशीलता अगर म्यू एम हो, अगर म्यू एम हो। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके बीच में जब वैक्यूम था, तो वैक्यूम था तो हम देखे क्या कि बी नॉट किसके बराबर में आ रहा है, म्यू नॉट एच के बराबर में। जब हम इसके अंदर में कोई मटेरियल डाल दिए, जिस मटेरियल का चुंबकशीलता हमको पता रहेगा, मटेरियल बदलेंगे तो क्या बदलेगा, चुंबकशीलता बदलेगा केवल। जैसे मटेरियल बदलने से विद्युतशीलता बदलती थी, ऐसे ही मटेरियल बदलने से क्या होगा, चुंबकशीलता बदलेगा। तो अगर चुंबकशीलता के लिए हम लोग अगर किसी मटेरियल के लिए बी नेट लिखेंगे, तो जब देखो कि जब बी नॉट लिखते थे तो बी नॉट को कितना लिखते थे, म्यू नॉट एच। तो अगर हम बी किसी मीडियम का ए लिखेंगे तो यहाँ भी ए का ही म्यू ए लेंगे और एच लिखेंगे। अगर किसी मीडियम एम के लिए बात करेंगे तो म्यू एम और एच लिखेंगे। जैसा मीडियम लेंगे वैसा चुंबकशीलता लेंगे। क्यों? कि बाह्य कारक कभी प्रभावित नहीं होगा। बाहर से मैंने जो चुंबकीय क्षेत्र लगाया है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, फिक्स होगा। मान लो मैंने 5 टेस्ला का लगाया है, 5 टेस्ला ये फिक्स है। अब इसके नीचे मटेरियल के नाम पे हम कुछ नहीं रखें, वैक्यूम रखें, या मेरा मर्जी कि हम लकड़ी रख दें, तो लकड़ी को ये कभी भी चुंबकित कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। मतलब ये म्यू एम का मान बदल रहा है। हम लकड़ी को हटाए प्लास्टिक रख दिए, कहानी बदल जाएगी। हम प्लास्टिक को हटाए लोहा रख दिए, कहानी बदल जाएगी। हम लोहा को हटाए कॉपर रख दिए, कहानी बदल जाएगी। मतलब बीच में केवल मटेरियल के बदलने से, एच नहीं बदल रहे, ये 5 टेस्ला ही है, लेकिन मटेरियल के बदल देने से चुंबकीय होना बदल जा रहा है। इसका मतलब म्यू एम का वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो अगर हम बीच में कोई दूसरा मीडियम डाल देंगे तो इसकी चुंबकशीलता बदल जाएगी, और जब चुंबकशीलता बदल जाएगी तो म्यू बी नेट इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, म्यू एम लिखेंगे, और म्यू एम इंटू कितना लिखेंगे, म्यू एम इंटू कितना लिखेंगे, एच लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखो कि बी नेट को लिखे कितना, म्यू एम इंटू एच, किसी माध्यम के लिए। क्या बोल रहे हो, बोलो। हाँ, अभी आएंगे उस पर, अभी वहां आए नहीं है, यहाँ रिलेट करना है। अभी आपेक्षिक यहाँ भी पढ़ना है, आपेक्षिक चुंबकशीलता यहाँ भी पढ़ना है, अभी वहां पर आए नहीं है। अभी जो चीजें पढ़नी है ना वो हम लोग बात करते हैं। अभी बात कर रहे हैं किस पर, चुंबकीय प्रवृत्ति पर केवल। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि यहाँ अगर किसी माध्यम की आई चुंबकशीलता म्यू एम, तो बी नेट इक्वल टू कितना लिखेंगे, म्यू एम इंटू एच।
अब देखो कि अभी हम लोग पीछे पढ़े थे क्या कि जो बी नेट लिखेंगे वो लिखेंगे म्यू नॉट जीटा प्लस 1 इंटू एच। कितना लिखेंगे बी नेट इक्वल टू, अभी पढ़े थे हम लोग कितना कि बी नेट इक्वल टू जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1 इंटू कितना एच। जरा सा देखिए कि दोनों का एलएचएस क्या है भाई, बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम लोग म्यू एम बराबर जो है सो म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1 इंटू एच लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। एच से एच कैंसिल होगा कि नहीं होगा, म्यू नॉट म्यू एम एच था इधर और इधर म्यू नॉट जीटा प्लस 1 एच था, एच से एच दोनों तरफ क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो बचेगा कितना म्यू एम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस क्या 1। कितना बचेगा म्यू एम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये रिलेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं कहाँ, अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता पर, जिसका आप बात कर रहे थे। यहाँ पर अभी हम लोग आपेक्षिक का बात नहीं कर रहे थे, या तो निर्वात का बात कर रहे थे या तो माध्यम का बात कर रहे थे। तो जब निर्वात का बात किए थे तो बी नॉट म्यू नॉट एच। तो अगर किसी माध्यम का बात करेंगे तो माध्यम के लिए भी कितना होगा म्यू एम एच होगा, क्योंकि माध्यम बदलने से केवल चुंबकशीलता बदलेगी, बाहरी कारक नहीं बदल रहा है, हम मटेरियल खाली बदल दे रहे हैं, और ये बी नेट दिखेगा। अब अगर हम कोई मटेरियल डाल देंगे तो मटेरियल के बारे में पहले हम ये जाने कितना लगेगा बी नेट, और अभी हम ये पढ़ रहे हैं कितना लगेगा। तो दोनों का अगर एलएचएस बराबर है तो दोनों का आरएचएस भी बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से म्यू एम जो मिलेगा वो म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1 मिलेगा। अब आप देखिए कि आप जो पढ़े हैं क्या आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो आप वहां पर आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ते थे, एप्सिलॉन आर इक्वल टू कितना पढ़ते थे एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ये ना पढ़ते थे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या आपेक्षिक चुंबकशीलता। और ये आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है, ये आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है आपका, इस आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम लोग लिखेंगे कितना म्यू आर। बात समझ में आ रहा है। अब म्यू आर के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप सीधे कहिएगा म्यू एम और बट्टा कितना म्यू नॉट, जैसे हम लोग विद्युतशीलता लिखते थे ऐसे कितना लिखेंगे म्यू एम बाय म्यू नॉट। अब ध्यान से देखो कि म्यू एम का वैल्यू हम लोग पीछे निकाले हुए हैं, म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1। तो म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1 जब निकाले हैं तो यहां से अगर हमको रिलेटिव परमिटिविटी लिखना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी लिखना है, चुंबकशीलता लिखना है, आपेक्षिक चुंबकशीलता लिखना है, तो म्यू एम के जगह पर म्यू नॉट इंटू जीटा प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और नीचे में जो म्यू नॉट है वो म्यू नॉट भी रहेगा कि नहीं। आप देखिए कि म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होगा और रिलेटिव परमिएबिलिटी का एक फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा क्या जीटा प्लस 1। ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बातें समझ में आ रही है। अब देखिएगा जरा सा ध्यान से कि अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी का बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अभी पढ़े थे कितना कि बी नॉट इक्वल टू पढ़े थे म्यू नॉट इंटू एच, और बी ऑफ एनी मीडियम हम लोग पढ़े थे कितना म्यू एम इंटू कितना एच। तो यहां से आप देखिए कि अगर हमको म्यू नॉट लिखना है तो म्यू नॉट लिखना है तो कितना लिखेंगे बी नॉट बाई एच लिखेंगे कि नहीं, एच को इधर ले आए। और अगर यहां से हमको म्यू एम लिखना है तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे बी एम अपॉन एच लिखेंगे कि नहीं। यहाँ एम लिखें या नेट लिखें, मटेरियल के लिए बात करेंगे तो नेट लिखेंगे दोनों का सम, या मीडियम के लिए एम लिखेंगे, दोनों बात बराबर ही है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि म्यू नॉट बाई म्यू एम, तो म्यू नॉट को हम बी नॉट बाई एच लिख सकते हैं और म्यू एम को हम बी एम बाई एच लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर आप आइएगा रिलेटिव परमिटिविटी पर तो फिर से आप देखिए कि रिलेटिव परमिटिविटी जो आपका म्यू आर है, ये म्यू आर है क्या म्यू एम अपॉन कितना म्यू नॉट। अभी पीछे मैं आपको क्या दिखाया हूं कि म्यू नॉट को हम लोग बी नॉट बाई एच लिख सकते हैं और म्यू एम को हम लोग बी एम बाई एच लिख सकते हैं। तो भाई साहब इस म्यू एम को हम लोग बी एम अपॉन एच लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इस म्यू नॉट को हम लोग बी नॉट अपॉन एच लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जब लिख के इसको सॉल्व करिएगा तो ये बी एम अपॉन एच इंटू ये पलट के गुना होगा तो एच अपॉन बी नॉट होगा, एच से एच कैंसिल होगा और ये बचेगा क्या बी एम बटा क्या बी नॉट। ये बी नॉट क्या है, तो निर्वात में जब हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं तो ये बी नॉट ध्यान से देखा जाए तो ये केवल बाहरी फैक्टर है, आंतरिक फैक्टर इस समय में कितना है 0।
तो बाहरी फैक्टर है कितना, H। लेकिन अगर कोई आदमी पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है, तो म्यू नॉट H। बात समझ में आ रहा है? बाहरी फैक्टर है H, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कितना, म्यू नॉट H। बाहरी फैक्टर है I, लेकिन इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना, म्यू नॉट I। और जब आपसे बी नेट पूछा जाएगा तो आप इसको बी एक्सटर्नल और इसको बी इंटरनल कहेंगे, और इस दोनों को जब जोड़ेंगे बी एक्सटर्नल प्लस बी इंटरनल, तब आपको मिलेगा क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये केवल कारक है, ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये ध्यान देना। ये केवल कारक है जिसके बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, किसका, मटेरियल का। ये केवल आंतरिक कारक है जिसके बढ़ाने से क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है। अब ये I कैसे बढ़ेगा, तो बाहर में हम अगर अधिक चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो डायपोल अधिक सीधा होगा, और डायपोल जितना सीधा होगा अपना चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत मिलेगा। बात समझ में आ रही है बात? तो यहां से हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का एक फॉर्मूला ये पढ़े कि किसी माध्यम में विद्युतीय क्षेत्र तथा निर्वात में विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात को क्या कहेंगे, चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहेंगे। दूसरा बात हम लोग यहाँ पर ये देखें कि किसी माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़े कि आपेक्षिक चुंबकशीलता जो है सो चुंबकीय प्रवृत्ति प्लस 1 के बराबर में होती। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इतना बात समझ में आया तो अब इस आधार पर, इस जीटा के आधार पर, रिलेटिव परमिटिविटी के आधार पर, अब तुमको याद होगा कि पानी का रिलेटिव परमिटिविटी 80 है, इसका मतलब फोर्स कितना गुना घट रहा था, 80 गुना घट रहा था। क्यों कि वहां पर जो कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड हो रहा था। यहाँ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मैग्नेटिक में क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, इसमें कांस्टेंट ऊपर है। तो यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी 5 होने का मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र 5 गुना बढ़ा है, ना कि घटा है। बस इतना ही अंतर है। बात समझ में आ रहा है? यहां पर कांस्टेंट में परमिटिव वाला टर्म नीचे था, तो इसको बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगा, लेकिन यहां पर ऊपर ही है, तो इसको बढ़ाएंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा। तो अगर आपको कहे कि किसी माध्यम की चुंबकशीलता 500 है, इसका मतलब यह हुआ कि निर्वात की अपेक्षा उस माध्यम में जो चुंबकीय बल लगेगा वो 500 गुना ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये पूरी कहानी जीटा पर निर्भर कर रहा है। पूरी कहानी किस पर निर्भर कर रहा है? जीटा पर। अब इसी बेसिस पर, जीटा के कहानी पर ही हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे मैग्नेटिज्म के मैटर को, जितना भी मैटर है, इस सारे मैटर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ठीक ना? 3 भागों में बांटते हैं। तो भाई हिंदी में हमको नाम याद नहीं रहता है, हम कल पीपीटी में लिख दिए थे, तो वहां से अपना नाम बजा लेना। आज हम इंग्लिश में तीनों नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है? तुम हिंदी में अपना लिख लेना। तो देखिए कि जो पहला मैटर है, जो पहला मैटर है, क्या हुआ ये, सुनिए, जो पहला मैटर है, जो पहला मैटर है, वो पहला मैटर का नाम है आपका क्या, डायामैग्नेटिक। क्या है? डायामैग्नेटिक। इस डायामैग्नेटिक को मुझे लग रहा है कि पराचुंबकीय पदार्थ बोले थे, या जो भी पराचुंबकीय या अनुचुंबकीय जो भी कुछ होगा वो नाम अपना देख लेना। प्रतिचुंबकीय या विषम चुंबकीय, हिंदी में अलग अलग नाम होता है, देख लीजिएगा, ठीक है, किताब से। अब देखिए ये कहता है क्या कि डायामैग्नेटिक में जो है, ध्यान देना, कहता है क्या कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसमें डायपोल तो होते हैं, एक से अधिक भी डायपोल होते हैं, लेकिन डायपोल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। डायपोल क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, और विपरीत दिशा में जब हो जाएगा तो ये एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, तो ये आकर्षण दिखाएगा, प्रतिकर्षण दिखाएगा, प्रतिकर्षण दिखाएगा। तो ऐसे पदार्थों में जो है, जो ऐसे पदार्थ हैं आपके, ऐसे पदार्थों में जो है सो ऐसे पदार्थों में, ऐसे पदार्थों में बहुत छोटा जो है, बहुत छोटा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है? बहुत छोटा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये सब याद रखना है, ठीक ना? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसका कारण ध्यान दीजिएगा कि जिसका कारण जो है, जिसका कारण द्विध्रुवों का विपरीत दिशा में होना होता है, जिसका कारण द्विध्रुवों का विपरीत दिशा में होना होता है।
विपरीत दिशा में होना होता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई बहुत छोटा प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो प्रतिकर्षण बल अगर ये इसका मुझे मदद करना है तो ये डाइपोल जिधर लग रहा है दूसरा डाइपोल भी इधर ही लगेगा, तीसरा भी इधर ही लगेगा। लेकिन अगर इसको गिराना है तो क्या कहेंगे, अच्छा जा रहे हो, हम तुमको नहीं जाने देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जब डाइपोल, जैसे लकड़ी होता है कभी चुंबकीय गुण शो नहीं करता, तो क्या होता है डाइपोल एकदम सीधा कभी पलट ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रहा है, अपोजिट लगेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल छोटा छोटा दिखाएगा। अब प्रतिकर्षण बल दिखाया मतलब हम चुंबकीय क्षेत्र लगा करके इसको इधर करना चाह रहे हैं और ये हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब बाहरी कारण को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो आंतरिक कारण कैसा हो जाएगा, अगर आंतरिक को पॉजिटिव मानेंगे तो बाह्य कारण क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आई आंतरिक कारण तथा एच जो बाह्य कारक है दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे। दोनों कैसे होंगे, दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे। कैसे होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे। अब जब दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे भाई साहब, तो जरा सा ध्यान से देखिए आप कि आपको हम कभी बताए हैं कि ये जो होता है जीटा आई एच, ध्यान दीजिएगा, ये आई बराबर जीटा एच होता है। तो आई बराबर अगर जीटा एच होता है तो आप देखिए कि आई बराबर हुआ जीटा एच, तो जीटा बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, आई बटा एच। और ये दोनों का वैल्यू जो है तो अपोजिट साइन का है, तो अपोजिट साइन का है मतलब जीटा जो है वो साइन में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब जब जीटा साइन में नेगेटिव होगा दोस्त, तो जो हम लोग म्यू आर लिखते हैं, जो हम लोग म्यू आर लिखते हैं वो म्यू आर कितना लिखते हैं, जीटा प्लस। तो ये दोनों परिमाण में लगभग बराबर होते हैं, छोटा सा ही अंतर होता है दोनों में, लेकिन नेगेटिव होगा तो इसका वैल्यू, जीटा का वैल्यू नेगेटिव हुआ, ध्यान देना, इस जीटा का वैल्यू जो है सो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये पूरा रिजल्ट जो है वो 1 से कम होगा कि ज्यादा होगा, 1 से कम होगा। और अगर रिलेटिव परमिटिविटी जो है सो लेस देन 1 हो गया, तो 1 से कम हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र घटाएगा कि बढ़ाएगा, घटाएगा। बात समझ में आ रहा है कि जो पदार्थ डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक पदार्थ में डायपोल की दिशा विपरीत होती है। मतलब बाह्य कारण हम इधर लगाएंगे तो आंतरिक कारण अपोज करेगा, उसका अपोज करेगा, तो इसके कारण क्या होगा कि जो जीटा का वैल्यू है वो नेगेटिव आ जाएगा। और जीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा मतलब रिलेटिव परमिटिविटी के वैल्यू 1 से, और 1 से छोटे किसी नंबर से जब हम किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैं अभी बताया था कि ये म्यू आर 500, मतलब निर्वात की अपेक्षा 500 गुना ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर इसको आधा कर दें, 1 से कम, तो निर्वात की अपेक्षा निर्वात में जितना लग रहा है उससे भी आधा, तो क्या हो रहा है, फाइनली इसका चुंबकीय गुण क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो पूरा का पूरा कितना मजबूत चुंबक होगा, कितना बढ़िया पदार्थ होगा चुंबक के लिए, ये डिसाइड कौन करेगा, जीटा डिसाइड करेगा कि आई बाई एच का वैल्यू क्या है। तो आई बाई एच लगभग लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा का ही अंतर होता है। तो ये स्लाइटली नेगेटिव टर्म आएगा, और स्लाइटली नेगेटिव टर्म आएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, 1 से छोटा। और 1 से छोटा हो गया मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए कमजोर कर देगा, जितना पहले था उससे भी क्या करेगा। तो हम बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाते थे क्या भाई, कि ये और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जैसा बिहेव करे, लेकिन यहां और उल्टा हो गया कि जितना बड़ा कारक लगा रहे हैं, जितना बड़ा एच लगाएंगे, जीटा का मान उतना छोटा मिलेगा और काम उतना कमजोर कर देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहीं पर जो है, यहीं पर जो अगला है आपका सब्सटेंस, ध्यान दीजिएगा कि जो अगला है सब्सटेंस आपका, ये था क्या, अभी कर रहे थे डायामैग्नेटिक, इसके बाद है कौन सा, पैरामैग्नेटिक। और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, ये क्या करता है, एक दूसरे को बहुत कम बल के द्वारा आकर्षित करता है। क्या करता है, बहुत कम बल के द्वारा आकर्षित करता है। ये बहुत कम बल से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, कम बल से आकर्षित होते हैं। आकर्षित होने का मतलब क्या हुआ, आकर्षित होते हैं जिसका कारण होता है क्या, जिसका कारण होता है क्या, द्विध्रुवों का, जिसका कारण क्या होगा, द्विध्रुवों का एक चिन्ह होना, एक दिशा में होना।
जिसका कारण क्या होगा, द्विध्रुव एक दिशा में होते हैं। जिसका कारण क्या है कि द्विध्रुव कैसे दिशा में, एक दिशा में होते हैं। बात समझ में आ रहा है। अगर H इधर रहेगा तो I भी, अगर H अपोजिट रहेगा तो I भी अपोजिट रहेगा, लेकिन बहुत छोटा सा अंतर रहेगा दोनों के बीच में, बहुत कम बल से आकर्षण करें। तो यहां पर ये देखने को मिलेगा कि I तथा H दोनों का चिन्ह जो है वो कैसा रहेगा, दोनों का चिन्ह जो रहेगा वो कैसा रहेगा, दोनों का चिन्ह समान होगा। और जब भाई दोनों का चिन्ह समान होगा तो ये देखना कि जो जीटा का वैल्यू है, जीटा का वैल्यू जो I/H है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो यहां से जीटा का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। और तब जो तुम म्यू आर लिखोगे, जिसको तुम लिखते हो जीटा प्लस 1, जीटा प्लस 1, तो ये जीटा यहाँ पर कैसा है, और 1 में कोई पॉजिटिव जब जोड़ेंगे तो ये जो म्यू आर आएगा वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाएगा, लेकिन कितना, बहुत कम। बात समझ में आ रहा है, क्या करेगा, बहुत कम बढ़ाएगा। लेकिन इसके बाद जो हम लोगों का सबसे फेवरेट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये एक सबसे बड़ी पहचान है क्या, कि रिलेटिव परमिटिविटी एक से कम मतलब डायामैग्नेटिक, रिलेटिव परमिटिविटी एक से थोड़ा ज्यादा मतलब पैरामैग्नेटिक। बढ़ तो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, स्टील टाइप का चीज है, पूरा चिपक भी नहीं रहा है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं चिपक रहा है। बात समझ में आ रही है। और जो सबसे लास्ट वाला सब्सटेंस है, ये लास्ट वाला सब्सटेंस है कौन, ये लास्ट वाला सबसे सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये फेरोमैग्नेटिक जो है ये क्या करते हैं, मजबूत आकर्षण बल से, मजबूत आकर्षण बल आरोपित करते हैं। मजबूत आकर्षण बल आरोपित करने का मतलब ये हुआ, मजबूत आकर्षण बल आरोपित करते हैं, मजबूत आकर्षण बल आरोपित करने का मतलब हुआ क्या, कि I तथा H प्रभावी ढंग से, ठीक ना, पहले भी एक दिशा में था लेकिन प्रभावी ढंग से नहीं था। कुछ आदमी ऐसा होता है कि मेरा मदद करोगे, तो हाँ करेंगे, चलो ना तुम्हारे साथ हैं, लड़ाई होता रहेगा उधर, खड़ा रहेगा उधर बगल में, तुम्हारे साथ है तो खड़े हैं। बात समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है क्या, चलो ना तुम्हारा मदद करेंगे, तुम जाके बोला तब तक उधर दिया। समझ में आ रहा है बात। तो पहले भी था आकर्षण का बल लेकिन कमजोर आकर्षण का बल था। बात समझ में आ रहा है, प्रभावी ढंग से नहीं था। लेकिन अब की बार एक मजबूत आकर्षण बल आरोपित हो रहा है और I तथा H जो है सो प्रभावी ढंग से जो है, प्रभावी ढंग से एक दिशा में है। क्या है, प्रभावी ढंग से एक दिशा में है। और प्रभावी ढंग से एक दिशा में है मतलब I तथा H का चिन्ह जो होगा, I तथा H का चिन्ह भी कैसा होगा, एक समान होगा। और एक समान होने के कारण जो जीटा का वैल्यू है जो I/H है, ये I/H कैसा आएगा, समान होने का मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, दोनों का डिवाइड भी क्या, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, दोनों का डिवाइड भी क्या, पॉजिटिव। अब जो इस केस में हम लोग म्यू आर निकालेंगे, ये म्यू आर लिखेंगे कितना, जीटा प्लस, लेकिन ये इस बार जो पॉजिटिव है ये बड़ा पॉजिटिव है, कैसा, लार्जर पॉजिटिव। लार्जर पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना कि छोटा सा बाहरी कारक डाले, अंदर वाला सारा एक जैसा हो गया, अंदर वाला बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो छोटा नीचे छोटा डाल रहे हैं और ऊपर बड़ा डाल रहे हैं, तो ओवरऑल जीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा ना। क्या बोले कि ये ऐसा पदार्थ है जिसमें हम थोड़ा सा बाहर से कारक लगाए, अंदर देख रहे हैं बहुत मजबूत चुंबक बन रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो नीचे कम डाल रहे हैं ऊपर ज्यादा डाल रहे हैं, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। और जब ये लार्जर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहां पर जो म्यू आर का वैल्यू होगा वो मच 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 ग्रेटर देन कितना होगा, 1 होगा। और इसीलिए इसको क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। तो आज मैं इस चीज का इनिशिएट कर दिया हूं कि डाया, पैरा और फेरो में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एक पदार्थ ऐसा है जिसमें हम बाहरी कारक लगा रहे हैं और आंतरिक कारण मुंह घुमाया हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र और घट जा रहा है। एक कारण ऐसा है जिसमें हम बाहरी कारक अधिक लगा रहे हैं लेकिन चुंबकीय गुण आंतरिक बहुत कम हो रहा है, तो वो क्या था, पैरा। लेकिन एक क्या है कि हम बाहरी कारक थोड़ा सा लगाए कि आंतरिक कारक क्या हुआ, बहुत मजबूत हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक।
तो जो सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग पढ़ते हैं ना, वो फेरोमैग्नेटिक ही होता है कि कॉइल से थोड़ा ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये कहेगा जा कहाँ रहा है, चलो ना हम तुम्हारे साथ है, मेरे से हो करके गुजरो। क्यों? कि सारा डायपोल एकीकृत हो जाएगा। अब सारा डायपोल एकीकृत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग हर जगह पर सॉफ्ट आयरन कोर का उपयोग करते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी। आप अगर एनसीईआरटी जा करके देखिएगा तो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन इस पर 1 या 2 क्लास और लिया जाएगा, ठीक है, जो थोड़ा अच्छा लेवल का होगा। अगले दिन हम लोग पीपीटी बना करके इस तीनों में पार्ट वाइज 3 पार्ट में करके किस किस बिंदुओं पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डाया, पैरा और फेरो को, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, काफी आज के लिए।